देखो सुनना ध्यान से ना। तो जैसे चुंबकीय वाला चैप्टर तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब अपने जो चैप्टर बचते हैं ना पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, है ना, यानी विद्युत चुंबकत्व में एक ईएमआई बच रहा है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद एसी प्रत्यावर्ती धारा और ईएम वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। बाकी दो चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। ये चैप्टर है, ये भी मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। जैसे इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अगर हम किसी भी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। ऐसे ही हो रहा था, मतलब एक तरीके से अपन विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करके चुंबकीय क्षेत्र बना रहे थे। क्या बात समझ में आती है? इस चैप्टर में इसका रिवर्स हो जाएगा कि अब की बार अपन चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। क्या बात समझ में आती है? इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो तो जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं सब जगह क्या हो रहा होता है कि डायनामो लगे होते हैं, यानी मोटर्स लगी होती हैं। उसके अंदर क्या, जैसे मान लो अपन हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट की बात करें, ठीक है, जो डैम्स वगैरह होते हैं तो उनमें टरबाइन्स होते हैं, पानी ऊपर से गिरता है तो वो घूमती है प्लेट्स। प्लेट्स जब घूमती हैं तो अंदर क्या होता है कि प्लेट्स तो घूम गई, मूव कर गई। उसके बाद वो कनेक्टेड होगी एक सिस्टम से जिसके अंदर कोई धातु की पट्टी होगी जो घूमेगी, और वो किसके अंदर घूम रही होगी, या कोई करंट कैरिंग कॉइल होगी यानी कि धारावाही कुंडली, जो कि किसके ऊपर लपटी हुई है, किसी एक पदार्थ के ऊपर। एक तरीके से अभी बताया था विद्युत चुंबक, वैसा कुछ है। अब वो जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उससे फ्लक्स बदलता है। फ्लक्स बदलने के कारण क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो अपन जहां पर भी धारा उत्पन्न कर रहे हैं ना, वहां पे एक ही काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से फ्लक्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स को। तो उसके कारण क्या हो रही है, धारा उत्पन्न हो रही है। क्या बात समझ में आती है? मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आप धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो तो आप चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी उत्पन्न कर सकते हो। इस चैप्टर में अपन वही पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इसका सबसे पहला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है चुंबकीय फ्लक्स। तो आप हेडिंग डालो, चुंबकीय फ्लक्स। देखो सुनना ध्यान से ना। तो जैसे चुंबकीय वाला चैप्टर तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब अपने जो चैप्टर बचते हैं ना पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, है ना, यानी विद्युत चुंबकत्व में एक ईएमआई बच रहा है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद एसी प्रत्यावर्ती धारा और ईएम वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। बाकी दो चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। ये चैप्टर है, ये भी मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। जैसे इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अगर हम किसी भी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। ऐसे ही हो रहा था, मतलब एक तरीके से अपन विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करके चुंबकीय क्षेत्र बना रहे थे। क्या बात समझ में आती है? इस चैप्टर में इसका रिवर्स हो जाएगा कि अब की बार अपन चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। क्या बात समझ में आती है? इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो तो जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं सब जगह क्या हो रहा होता है कि डायनामो लगे होते हैं, यानी मोटर्स लगी होती हैं। उसके अंदर क्या, जैसे मान लो अपन हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट की बात करें, ठीक है, जो डैम्स वगैरह होते हैं तो उनमें टरबाइन्स होते हैं, पानी ऊपर से गिरता है तो वो घूमती है प्लेट्स। प्लेट्स जब घूमती हैं तो अंदर क्या होता है कि प्लेट्स तो घूम गई, मूव कर गई। उसके बाद वो कनेक्टेड होगी एक सिस्टम से जिसके अंदर कोई धातु की पट्टी होगी जो घूमेगी, और वो किसके अंदर घूम रही होगी, या कोई करंट कैरिंग कॉइल होगी यानी कि धारावाही कुंडली, जो कि किसके ऊपर लपटी हुई है, किसी एक पदार्थ के ऊपर। एक तरीके से अभी बताया था विद्युत चुंबक, वैसा कुछ है। अब वो जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उससे फ्लक्स बदलता है। फ्लक्स बदलने के कारण क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो अपन जहां पर भी धारा उत्पन्न कर रहे हैं ना, वहां पे एक ही काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से फ्लक्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स को। तो उसके कारण क्या हो रही है, धारा उत्पन्न हो रही है। क्या बात समझ में आती है? मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आप धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो तो आप चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी उत्पन्न कर सकते हो। इस चैप्टर में अपन वही पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इसका सबसे पहला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है चुंबकीय फ्लक्स। तो आप हेडिंग डालो, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल्स है ना फ्लक्स के, 5-6 एग्जाम्पल्स है, एक एक करके समझ लेना। मैं एक बार समझा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, फिर एक साथ लिखना आप, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। तो पहला अगर मैं बात करूँ तो फाइम बताना है अपने को, सब में फाइम ही बताना है, चुंबकीय फ्लक्स। पहले सवाल में अगर देखोगे तो ये अपने को क्षेत्र दिया हुआ है एक, और ये तो बस ये बता रहा है कि ये तल में जाने वाली एक लाइन है।
इससे 30 डिग्री पे एक चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास बी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि भाई यहां पर लेट्स से ये बी दे रखा है अपने को 5 टेस्ला, ठीक। और फ्लक्स के लिए हमको ये दोनों विमाएं दे रखी है 8 मीटर बाय 4 मीटर, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है और परिमाण 8 इंटू 4 32 हो गया। एंगल जो चाहिए, फाइम का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि फाइम बराबर बी ए कॉस थीटा। तो बी का मान तो यहां पर सीधा सीधा 5, क्षेत्रफल 32 और कॉस में ये थीटा लेना पड़ेगा यानी कि 60। कॉस 60 1/2 होता है, 16 पंजे 80 वेबर। ये हो गया सबसे सिंपल क्वेश्चन। बस क्या है, कई बार लैंग्वेज ट्रिक में फंस जाते हैं। लैंग्वेज ट्रिक में ऐसे कि एंगल जल्दबाजी में जो दे रखा होता है वो ले लेते हैं। तो आप ध्यान से देखना है कि एरिया लेना है अपने को, लंबवत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और बी के बीच का एंगल लेना है। तो ये हो गया पहला सवाल, ठीक। दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। आपको कुछ बंद वस्तुएं दी हुई हैं, जैसे एक में अर्धगोला दिया हुआ है, एक में बेलन दिया हुआ है और क्षेत्र इस तरह से जा रहा है। हमसे बोला है फाई बाहर, यानी कितना बाहर निकलेगा और कुल कितना होगा। कुल में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, दोनों में 0 0 होगा। हाँ, कितना बाहर निकल रहा है उसके लिए मैंने आपको कहा था इसको बीच से काट देना। बीच से यदि काटेंगे तो क्या ये इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस पार्ट का? इसका क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, और बाहर निकल रहा है तो वैसे भी क्या है प्लस। क्या बात समझ में आती है? तो जब भी कोई बंद वस्तु हो और उसको एक नियत क्षेत्र में रखा जाए और हमसे पूछा जाए भाई पैरेलल लाइन, एक लाइन बनाने का मतलब ही क्या है नियत, तो नियत क्षेत्र में रखने पर फ्लक्स निकालना हो तो बीच से काट दो। अब काटने के बाद जो काट क्षेत्र बनेगा उसका क्षेत्रफल ले लो। अब तो इसी प्रकार से यहां अगर देखेंगे तो इसको जब बीच से काटेंगे तो क्या हमको इस तरह का एक आयत मिलेगा क्या? भाई इस बेलन को बिल्कुल बीच से काट के देखोगे तो एक आयत जैसा मिलेगा। आयत जिसकी ये भुजा कितनी होगी 2r, व्यास जितनी, और ऊंचाई कितनी है h। अच्छा, अंदर की बात कर रहा है तो क्या आएगा माइनस बी नॉट की जगह बी नॉट, और क्षेत्रफल कितना हो गया 2r इंटू एच। क्या बात समझ में आती? कोई भी डाउट है इसके अंदर? तो ये अपने पास इस तरह का ये पहले 2 पैटर्न है जिस पे अपने को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर सिंपल सिंपल यही पूछा जाएगा कि भाई कुल कितना फ्लक्स है आप वो बता दो, ऐसे। बेटा क्या बात समझ में आती है? एक बार कॉपी कर लो जरा। ठीक है, एक बार फटाफट से कॉपी कर लो ये पूरा, फिर अपन अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया?
डन, सबने लिख लिया, हटा दो। अगला सवाल देखो, अब ये अगले दो सवाल है, ध्यान से सुनना जरा। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब पिछले सवाल में अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों ही सवालों में आपको क्षेत्र पहले से दे रखा था, 5 टेस्ला, बी नॉट बी नॉट। अगले पैटर्न में क्या किया गया है, अब की बार बी नहीं दिया आपको, बी ना दे करके आपको कोई दूसरी धारावाही तार देती। अब जैसे इसमें एक अनंत लंबाई की धारावाही तार है और यहाँ एक वर्ग ले लिया ए और ए का, ये जो वर्ग है इसकी भुजा भी यहाँ से कितनी दूरी पर है, ए। तो हमें इस वर्ग से फ्लक्स बताना था। हमने कहा बी क्योंकि दिया नहीं अलग से तो ये तार देगी, तो ये जो तार दे रखी है ना अनंत लंबाई की, इसका कार्य केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड कराना है। क्या बात समझते हो? अगर मैं इसके कारण क्षेत्र लिखना चाहूं तो पिछले चैप्टर में पढ़ा है, धारा की तरफ हाथ रखोगे अंगूठा तो कहा जाएगा क्षेत्र अंदर की ओर, तो अंदर की तरफ हमको यहां पर क्षेत्र मिल जाएगा क्या। और बी का परिमाण यदि पूछा जाए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर की जगह में या 2 पाई आर ही लिख देता हूं, चलो कोई डाउट इसके अंदर। लेकिन यहां पे आर का मतलब क्या था, आर का मतलब था यहां से दूरी। बेटा क्या बात समझ में आती है, कोई दिक्कत? तो यहां से अपन क्या करते हैं, एक आर दूरी पर एक छोटी सी पट्टी ले लेते हैं, कोई दिक्कत? और इस पट्टी की मोटाई भी अगर अपन चाहें तो कितनी ले सकते हैं, डी आर। कोई डाउट? अपन ने यहां पे क्षेत्र रखा है, यहां इसलिए रखा है क्योंकि जैसे जैसे दूरी बदल रही है वैसे वैसे क्षेत्र तीव्रता बदल रही है। तो आप कोई एक फॉर्मूला हर पूरे वर्ग के लिए नहीं लिख सकते, तो वर्ग की एक पट्टी ली और उस पे क्षेत्र रख दिया। क्योंकि क्षेत्र यहां पे नियत नहीं है, क्योंकि ये यहां पर नियत नहीं है, तो क्या फ्लक्स के लिए मुझे समाकलन करने की जरूरत है क्या? तो हम समाकलन करते हैं। समाकलन क्या बी डॉट डी था, बी की अगर बात करेंगे तो हमारे पास कितना है, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं अपन, 2 पाई आर, क्या सही है? अच्छा, इनटू क्षेत्रफल इस पट्टी का लिखना पड़ेगा। क्या ये पट्टी की लंबाई ए मानी जाएगी, इसकी मोटाई डी आर मानी जाएगी, तो ए इंटू डी आर आ जाएगा। यहां से यदि देखा जाए तो क्या म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बाहर और अंदर क्या बचेगा, अच्छा ए भी बच गया बाहर, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई तो बाहर, और साथ में क्या बच गया, डी आर बाय आर। बेटा कोई डाउट इसके अंदर? श्योर? अब यहां से लिमिट मेरे को लगानी है। लिमिट क्या, आर का ये वाली भुजा देखूं तो कितनी दूरी पे ए और अंतिम का है 2a, तो क्या इसकी लिमिट ए से लेके 2a तक जाएगी क्या? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, सुनना जरा एक बार, मैं इसके सोल्यूशन को नीचे ले रहा हूं। ठीक है, देखो जरा, अब अगर इसको समाकलन करना होगा तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, म्यू नॉट आई ए बटा में 2 पाई इंटू 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग ई बेस आर होगा। लॉग ई बेस आर में लिमिट ए से 2a जाएगी, तो क्या ये सीधे सीधे लॉग ई बेस 2 बन जाएगा क्या भाई, लॉग 2a माइनस लॉग ए, और लॉग 2a माइनस लॉग ए इज लॉग 2a बटा लॉग ए, तो ये log 2 आ जाएगा। इतना पता है सबको log? तो यहां से अपने को क्या पता लग गया, अपने पास फाई वर्ग का निकल के आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ। तो जहां पर भी हमको बी नियत ना दिया हो तो वहां क्या लगाना पड़ेगा, समाकलन। समाकलन के लिए देखना पड़ेगा कि बी कैसे बदल रहा है। फिर अपन ने एक किसी जगह पर बी रखा, उतनी सी पट्टी का क्षेत्रफल रखा और फिर वहां क्या किया, समाकलन। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, अब अपन अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझाता हूं, उसमें क्या दिया हुआ है। जैसे यहां पे तार और वर्ग दिया था, वैसे इस सवाल में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो अपने को एक परिनलिका और परिनलिका में 2 वृत्तीय कुंडलियां लिखी हुई हैं, ये दी हुई है। जैसे ये परिनलिका है जिसमें आई धारा जा रही है और एन इसके चक्रों की संख्या प्रति एकांक लंबाई। ये क्यों दिया गया है, क्योंकि परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, म्यू नॉट एन आई, तो वहां पे एन भी चाहिए आई भी चाहिए, इसलिए दे दिया। और अंदर 2 वृत्तीय कुंडलियां लगती,
करेक्ट, ध्यान से समझना। क्या सबसे पहले क्षेत्र की दिशा देखनी पड़ेगी? पिछले सवाल में भी वही किया था। क्षेत्र की दिशा की बात करें, करंट ऐसे घूम के जा रहा है, तो ऐसे घूम रहा है तो क्या इधर आएगा? तो मैं क्षेत्र इस प्रकार बना दूं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अरे क्लियर बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। तो अगर मेरे को क्षेत्र पता लग ही गया, ध्यान से देखना, तो मैं यदि कुंडली 2 की बात करूं, कुंडली 2 के क्षेत्र से क्या रेखा ऐसे जा रही है, तो क्या इससे पास होगी? क्या नहीं। पास होने के लिए फ्लक्स के लिए क्या लंबवत होनी चाहिए थी? कोई भी डाउट? अगर ये तल है तो रेखा ऐसे जाएगी या क्षेत्र ऐसे जाएगा तो फ्लक्स आएगा, ऐसे कर दोगे और अब ऐसे जाएगा तो फ्लक्स नहीं आएगा। समझते हो? इनफैक्ट अपन क्षेत्रफल भी बनाना चाहें तो क्या क्षेत्रफल लंबवत बनता है? अब देखो आप ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90। तो क्या φ2 हमारे पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा? अच्छा, φ1 की यदि बात करें, क्या ये तो सही है, इससे पास होते हुए दिखाई दे रही है, कितना लिख दूं? b इंटू ए, और b और a की दिशा में है तो 0। ये समझ में आता है क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो a और b एक ही दिशा में हो गए, इसलिए कॉस एंगल कितना आ गया? 0। b का मान कितना लिख दूंगा? परिनलिका का म्यू0 ni। क्षेत्रफल कितना लिख दूं? पाई आर स्क्वायर। कह दिया गया है कि आर त्रिज्या है वृत्तीय कुंडली की, और cos 0 कितना होता है? 1। क्या बात समझ में आई? ये दूसरा पैटर्न हो गया। पिछले पैटर्न में बी दे दिया और उसके बाद आपसे पूछ लिया गया, इस पैटर्न में बी ना दे करके दूसरी कोई धारावाही तार दे दी या परिनलिका दे दी, कुछ और दे देता, और अब अपने से फ्लक्स पूछता, तो अपन उसकी वजह से बी निकालेंगे और फिर जिस कुंडली से फ्लक्स चाहिए उसके अंदर अगर बदल रहा है तो समाकलन, नॉर्मल है तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। क्या समझ में आती है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब एक बार के लिए इन दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन लिख लो, अच्छे से समझ के लिख लो, फिर 2 क्वेश्चन और लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो फिर अगले 2 एग्जांपल्स देखते हैं ना, वो इजी है वैसे, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो अब की बार फिर से क्षेत्र दे दिया गया है ना, और x के साथ बदल रहा है b0x माइनस के कैप, मतलब अंदर की तरफ। अपने को ये जो वर्ग दिया हुआ है a, का, इससे फ्लक्स बताना है। तो क्या अपन सीधे सीधे फिर से कोई एक छोटी सी पट्टी ले लें यहाँ पे? तो यहां से अपन कह सकते हैं कि एक पट्टी ले ली, कितने डिस्टेंस पे ले ले? x डिस्टेंस पे, और ये जो छोटी सी लंबाई है कितना मान लेंगे? dx। तो ये x और ये dx, ये जो है ये अपने पास कितनी होगी? a। तो अपन समाकलन b की जगह b0x, एरिया की जगह a dx। एंगल की बात करें तो b अंदर है और क्षेत्रफल कहाँ होगा? बाहर। तो अपन चाहे तो cos 180 लिख दें साथ में। कोई डाउट है इसमें? अब यहां से अगर देखोगे लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से a तक। भाई यहां से यहां तक जानी चाहिए, तो ये a 0 है और ये कितना होगा? a, 0। यहां से b0 a माइनस बाहर आ जाएगा और साथ में क्या बचेगा? x dx, 0 से a। तो ये बन जाएगा माइनस b0 a, और x का समाकलन x²/2 यानी इंटू a² डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा माइनस b0 a³/2। इजी? कोई डाउट? इसी तरह से अगला सवाल देखो, यहां क्या दिया है अपने को? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दे रखी है, ठीक, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। एक घन दिया हुआ है, ये x, ये y, z अक्ष दे रखा है, और अपने को बोला गया है कि ये पहले वाला जो है ये इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र से कितना कितना फ्लक्स जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से लॉजिकली समझो कि इस 2 की बात करें तो ऐसा है सरफेस, अगर इससे घन फ्लक्स चाहिए तो ये वाला क्षेत्र काम आएगा। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? x। कोई दिक्कत? यानी इससे जो फ्लक्स दे सकता है वो कौन सा है? bx। इससे जो फ्लक्स दे सकता है वो कौन सा है? by। क्या सही है? कोई डाउट? क्योंकि सतह ऐसे है तो ये वाला क्षेत्र कंपोनेंट काम आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर मुझे φ1 लिखना है पहले का, तो मैं by की जगह क्या लिखूंगा? -1।
क्योंकि नीचे की तरफ है, इनटू क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं अभी के लिए, ए स्क्वायर। 2 की यदि बात करें तो 2 के लिए कौन सा आ जाएगा भाई, ये जो है ये अपना क्या है बी एक्स, ये जो था ये क्या था बी वाई, तो बी एक्स का मान 2 और क्षेत्रफल कितना ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो जब भी इस तरह के घन के क्वेश्चन हो और बी ऐसे दे दे तो आप ये देख लो कि जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसके लंबवत वाला घटक अपने को लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, एक बार इन दोनों के सोल्यूशन और लिख लो, ठीक है, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब ना नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, बेसिकली लॉज, नियम। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ईएमआई। तो लॉज ऑफ ईएमआई या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने। अब मैं एक बार समझा देता हूं, फिर आप लिखना इसको ध्यान से, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन इन लॉज के आसपास ही घूमते हैं, तो समझने की कोशिश करना। पहला नियम, फर्स्ट लॉ, मैं थोड़ा सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूं, समझना इसको ना। कहना चाह रहा है पहला नियम ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई भी एक एरिया है, क्षेत्रफल है, कोई कॉइल है, कुंडली है, ऐसा कुछ मान लिया, ठीक, और हमने कहा कि भाई इसके अंदर कुछ चुंबकीय क्षेत्र जा रहा था, चुंबकीय क्षेत्र जाएगा तो ऑफ कोर्स इससे क्या जाएगा, फ्लक्स, कि भाई अगर यहाँ क्षेत्रफल है बी है और क्षेत्रफल और बी के बीच में एंगल 90 नहीं है, तो मतलब इसके अंदर फ्लक्स होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स तो है। ये क्या कहता है पहला नियम, कि अगर आपने इस चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया समय के साथ, ठीक, तो इसके अंदर एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? इसने क्या कहा कि अगर हमने समय के साथ फाइएम को परिवर्तित करने पर क्या हम कह सकते हैं, कुंडली अपनी चालक होनी चाहिए तभी वो होगा। तो कुंडली में विभव प्रेरित होगा, ठीक, इसमें भी विभव ना लिख करके विभवांतर लिखना चाहिए कि विभवांतर प्रेरित होगा। बेटा क्या बात समझ में आती है? सिंपल सा लॉ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बेसिक सी बात बोला कि भाई कुंडली है, कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है, अगर आप किसी भी कारण से इस चुंबकीय फ्लक्स यानी फाइएम को परिवर्तित करें तो ऐसा करने पर उसमें क्या प्रेरित होगा, विभवांतर प्रेरित होगा। इसको पहला नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, ये लॉजिक है कि अगर विभवांतर आया और कुंडली बंद हुई तो उसके अंदर क्या धारा भी प्रेरित हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये नियम में कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है, ये बेसिक लॉजिक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि यदि कुंडली बंद हो तो धारा भी प्रेरित होगी। तो मेरे हिसाब से पहला नियम तो अपने को समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो पहले नियम ने तो बहुत बहुत बेसिक थ्योरेटिकल बात की, उसमें कोई मतलब ऐसे मैथमेटिकल पार्ट नहीं था। दूसरे पार्ट के अंदर मैथमेटिकल पार्ट है। दूसरा लॉ क्या किया कहता है, देखो दूसरा नियम कहता है कि भाई आपने पहले नियम में कहा कि इसके अंदर एक विभवांतर प्रेरित होगा, तो विभवांतर कितना प्रेरित होगा उसके लिए अपने पास दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम कहता है कि जो विभवांतर प्रेरित होगा, ई इंड्यूस्ड मतलब ई प्रेरित, ये माइनस
डी फाई एम बाई डी टी के बराबर होगा। मतलब मैं लैंग्वेज में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर होगी समय के सापेक्ष, उसके आगे अगर आप एक नेगेटिव लगा दो तो उतना विभवांतर इसमें प्रेरित होगा। क्या बात समझ में आती है? यानी अपन सीधे से कह सकते हैं इसके अंदर, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें, कि प्रेरित विभवांतर किसके बराबर होगा? समय के साथ फाई एम के परिवर्तन की दर के समान होगा। बेटा क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट इसके अंदर? ये भी अपन जब डी फाइव बाई डी टी लगा रहे हैं तब अपन ये जो बात कर रहे हैं, क्या इसको अपन कह सकते हैं तात्क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस। इसी को औसत चाहिए हुआ, यदि पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं, यदि प्रेरित ईएमएफ मुझे औसत यानी एवरेज चाहिए हुआ तो क्या मैं इसको माइनस डेल्टा फाई एम बाई टी लिख सकता हूं क्या? कोई समस्या तो नहीं है इसके अंदर? तो नियम ने तो ये बोला, उसकी हेल्प से अपन ये पॉइंट और लिख सकते हैं। अभी तक कोई डाउट? और अभी सुनते जाना। तो यहां से हमको सेकंड पॉइंट पता लग गया, ठीक है। अभी और भी पॉइंट्स है, प्लीज सुनना। ये दो नियम हमने देख लिए। अब इनकी हेल्प से देखो क्या क्या नोट्स बना सकते हैं अपन, क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। नोट्स के अंदर पहला पॉइंट हमने कहा कि ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि कभी भी ई इंड्यूस चाहिए तो माइनस डी फाई एम बाई डी टी था। फाई एम, डेल्टा फाई एम को क्या लिख सकते हो? फाई अंतिम माइनस फाई प्रारंभिक। माइनस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? फाई प्रारंभिक माइनस फाई अंतिम बटा समय। अच्छा, इधर से ये मैंने कहा कि भाई धारा भी प्रेरित हो सकती है, तो धारा प्रेरित अगर कभी चाहिए तो धारा क्या V बाय आर होता था। आर यहां पर क्या माना जाएगा? प्रतिरोध। तो क्या ये इंड्यूस बटा आर, यानी कि ये बन जाएगा 1 बटा आर इंटू फाई प्रारंभिक माइनस फाई अंतिम फाई आई माइनस फाई फाइनल डिवाइडेड बाय टी। कोई डाउट इसके अंदर? तीसरा, यदि मुझसे पूछा गया आवेश कि जब धारा प्रेरित होती है तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो मुझे यदि Q चाहिए तो मैं क्या I प्रेरित इंटू समय कर दूं। समय इधर ले जाऊंगा तो देखो क्या बचेगा? फाई प्रारंभिक माइनस फाइव अंतिम डिवाइडेड बाय कितना? R। क्या बात समझ में आती है? तो यानी कि मैं प्रेरित विधांतर भी ज्ञात कर सकता हूं, मैं प्रेरित धारा भी ज्ञात कर सकता हूं और प्रेरित आवेश भी ज्ञात कर सकता हूं। तीनों चीजें मुझसे पूछी जा सकती हैं। कोई डाउट इन तीनों पॉइंट में? ई आई क्यू तीनों अपने को पता होना चाहिए। कोई डाउट यहां तक? सुनते जाना। पॉइंट नंबर चौथा, यदि कभी हमारे पास, बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, यदि कभी हमारे पास कोई ग्राफ हुआ, और ग्राफ किस किस का हुआ? ग्राफ हुआ हमारे पास एक तरफ प्रेरित ईएमएफ और एक तरफ समय, तो यहां से क्या इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल क्या E इंटू टी हो गया, जो कि किसके बराबर है? डेल्टा फाई के। क्या बात समझ में आती है? इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा जहां पे E और T का ग्राफ दे देगा और बोलेगा कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो मैं पहले क्षेत्रफल से क्या निकाल लूंगा? डेल्टा फाई, और उसको R से भाग दे दूंगा तो क्या मिल जाएगा? आवेश। क्या बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब तुम इतना लिख लो एक बार के लिए। इसमें भी एक पॉइंट मिसिंग है, वो है माइनस, कि ये माइनस क्यों लगाया है, उसको भी एक बार इतना लिख लोगे, फिर मैं समझाऊंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लेंज नियम कहते हैं। तो तुम पहले एक बार इतना लिख लो, इतना लिखो, समझो, फिर अपन अगले फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे इसमें। पॉइंट नंबर 5 लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 में लिखना प्रेरित
प्रेरित विभव के सूत्र में नेगेटिव साइन, प्रेरित विभव के सूत्र में नेगेटिव साइन यह दर्शाता है, यह दर्शाता है, यह दर्शाता है कि प्रेरित धारा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। पूर्ण विराम लगा के लिखो, इसे लेंज का नियम भी कहा जाता है, इसे लेंज LENZ लेंज का नियम भी कहा जाता है, इसे लेंज का नियम भी कहा जाता है। नीचे स्टार पॉइंट बना के लिखना, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक, इसको मैं अभी अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी बस इतना बताया है कि आप जब फ्लक्स को परिवर्तित करने की कोशिश करोगे तो जो प्रेरित EMF होगा या धारा होगी वो इस प्रकार प्रेरित होगी कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करे। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा उसे घटाने की कोशिश करेगी, फ्लक्स घट रहा है तो प्रेरित धारा उसे बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, थैंक यू।